सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर में बैंकिंग अवेयरनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आ गए हैं हम। और हम ये इसमें बैंकिंग एग्जाम्स में चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से हर साल क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजी तरीके से समझेंगे, सारे एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक के साथ समझेंगे, ताकि आपके IBPS, SBI, नाबार्ड, बैंक, इंश्योरेंस एग्जाम्स में डेफिनेटली जो भी चीज़ आती है तो आप उसका प्रॉपर आंसर दे पाएँ। आगे बात करते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे आज देखो, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, टर्म्स एसोसिएट विद चेक, MICR कोड ऑन चेक, टाइप्स ऑफ चेक क्रॉसिंग, डीमिट, ड्राफ्ट वर्सेस चेक, CTS 2010, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। ये हम पूरा जिसको कंप्लीट करेंगे। और इसको जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा प्रॉपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग अवेयरनेस का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा देने या पेमेंट करने का लीगल प्रॉमिस या ऑर्डर, इसमें लीगल प्रॉमिस या ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर merely by delivery in case of bearer instrument and transferable by endorsement in case of order instrument। इसका ये मतलब है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ डिलीवरी हाथ में देने से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्समेंट, सिग्नेचर और डिलीवरी दोनों ज़रूरी होती है। ठीक है, बियरर का मतलब यहाँ पर, बियरर इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर सिर्फ क्या मतलब है, डिलीवरी ओनली। और जब बात करेंगे हम ऑर्डर वाले टर्म की तो इसका क्या मतलब होगा, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। बात करते हैं द ओनर इज द बोनाफाइड होल्डर ऑफ द वैल्यू। इसका ये मतलब है कि जो पर्सन किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ, ईमानदारी से और पेमेंट देकर फॉर वैल्यू रिसीव करता है, उसे बोनाफाइड होल्डर फॉर वैल्यू कहा जाता है। ऐसे होल्डर को लॉ प्रोटेक्शन भी देते हैं। ऐसे लोगों को लॉ प्रोटेक्शन भी देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, बियर इंस्ट्रूमेंट, डिलीवरी ओनली, और उसके बाद से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, बोनाफाइड होल्डर फॉर वैल्यू, गुड फेथ प्लस वैल्यू पेड। गॉट इट। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आई गेस तो बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट मस्ट बी राइटिंग एंड डेली साइंड बाय इट्स ड्रॉअर। तो इसका ये मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, और इस पर ड्रॉअर जो बिल इशू करता है का सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इट शुड कंटेन एन ऑर्डर टू पे। इसका ये मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट करने का क्लियर ऑर्डर लिखा होना चाहिए। इसमें पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन मस्ट बी सर्टेन। इसका ये मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में सभी पार्टीज क्लियरली मेंशन होने चाहिए, यानी ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई का नाम क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज इन ट्रांजेक्शन्स अबाउट गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ मैं। इसका ये मतलब है कि इसका ये मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ गुड्स और सर्विसेज दोनों की ट्रांजैक्शन में पेमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज साइंड बाय अ पार्टी हु ओज मनी कॉल्ड द पेयर एंड गिव टू द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी कॉल्ड द पेई सेलर, एंड दस इट कुड बी यूज फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट। इसका ये मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है। इसमें जिस पर्सन को पेमेंट करना होता है, ड्रॉअर, पे, यूज पेमेंट का ऑर्डर दिया जाता है। जिस पर्सन को पैसा मिलना होता है उसे पे, सेलर, उसके फेवर में ये बिल इशू किया जाता है। अब याद रखना, ड्रॉअर बिल बनाता है, ड्रॉई पेमेंट करेगा, पेई पेमेंट रिसीव करेगा। ये चीज़ प्रॉपर तरीके से याद रखना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉमिसरी नोट के बारे में। तो क्या होता है ये प्रॉमिसरी नोट, इसको हम प्रॉपर समझते हैं। Okay, a promissory note is an unconditional commitment made in writing and signed by a debtor to make payment to a specified person or the order within a specified period। इसका ये मतलब है कि प्रॉमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डेटर, जो पैसा देने वाला है, बिना किसी कंडीशन के प्रॉमिस करता है कि वो स्पेसिफाइड पर्सन क्या, पेई को या उसके ऑर्डर पर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। प्रॉमिसरी नोट इज इक्वल्स टू रिटन प्रॉमिस टू पे।
आगे बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, नो वर्बल प्रोमिस एक्सेप्टेड। इसका ये मतलब है प्रोमिसरी नोट हमेशा रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सिर्फ मुंह से किया गया प्रॉमिस, जो कहते हैं वर्बल प्रॉमिस, वैलिड नहीं होता। रिटर्न प्रॉमिस वैलिड होता है, वर्बल प्रॉमिस वैलिड नहीं होता। इट इज ड्रॉन फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। अब इसका ये मतलब है कि प्रोमिसरी नोट में पेमेंट की एग्जैक्ट अमाउंट और पेमेंट करने का टाइम लाइक ड्यूरेशन दोनों क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओके ओके, बाकी स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड अमाउंट होगा तो वही वैलिड प्रोमिसरी नोट कहलाएगा। आगे बात करते हैं, अब हम आ गए चेक पे। चेक समझते हैं, चेक के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है। ओके, a check is a negotiable instrument. It contains an unconditional order to pay a certain sum of money. अब इसका ये मतलब है कि चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बिना किसी कंडीशन के एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट करने का ऑर्डर होता है। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग given by the account holder to his bank for payment of money from his account. This is a statutory obligation on the part of a banker to make the payment if. तो इसका ये मतलब है कि चेक एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है जो अकाउंट होल्डर अपने बैंक को देता है कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे इस पर्सन को पे कर दो। अगर चेक के सारे रूल्स सही हैं और अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो बैंक के लिए पेमेंट करना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है। ओके, आगे बात कर रहे हैं, फिर बोल रहा है इट इज़ ड्रॉन बाय द ड्रॉअर। इट इज़ ड्रॉन बाय द ड्रॉअर, इसका ये मतलब होता है कि चेक ड्रॉअर के द्वारा इशू किया जाता है। ड्रॉअर वही पर्सन होता है जिसका बैंक अकाउंट होता है, वो चेक लिखता है। इट इज़ ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, इसका ये मतलब है हर चेक किसी स्पेसिफाइड बैंक पर ही ड्रॉ किया जाता है, मतलब चेक पर बैंक का नाम क्लियरली मेंशन होता है। It is payable on demand to a specific person or his order or the bearer of the instrument. The check should be properly dated. इसका ये मतलब है चेक डिमांड पर पेबल होता है, चेक डिमांड पर पेबल होता है। इसका पेमेंट पेई उसका ऑर्डर या बियरर को किया जा सकता है। चेक पर प्रॉपर डेट लिखी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट शुड बी साइंड बाय द मेकर और ड्रॉयर। देखो चेक पर ड्रॉअर मीन्स अकाउंट होल्डर, ड्रॉअर कौन है, आपका अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होना कंपलसरी है। सिग्नेचर के बिना चेक वैलिड नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, देयर आर 3 पार्टीज इन चेक ट्रांजैक्शन, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, अब इसका ये मतलब है कि चेक ट्रांजैक्शंस में 3 पार्टी होती हैं। ड्रॉअर जो पर्सन होता है जो चेक इशू करता है और जिसका बैंक अकाउंट होता है। ड्रॉई ड्रॉई वो बैंक होता है जिसके ऊपर एक मिनट सॉरी, ड्रॉअर मैंने बता दिया, ड्रॉई बताता हूँ। ड्रॉई वो बैंक होता है जिसके ऊपर चेक ड्रॉ किया गया है और जो पेमेंट करता है। और पेई की बात करें तो पेई वो पर्सन होता है जिससे चेक का पेमेंट रिसीव करना होता है। गॉट इट। लास्ट में बात करेंगे, इफ इट इज अ चेक सेल्फ चेक द पेई विल बी द ड्रॉअर ओनली। इसका ये मतलब है अगर सेल्फ चेक है तो ड्रॉई और पेई दोनों सेम पर्सन होते हैं, मतलब अकाउंट होल्डर खुद अपने अकाउंट से कैश निकालता है। गॉट इट, ये था पूरा टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बात करेंगे। अब जो 5th पॉइंट होगा वो एसोसिएटेड विद चेक होगा, क्योंकि चेक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एसोसिएटेड विद चेक होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एसोसिएटेड विद चेक को पढ़ना। देखो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है ना। ऑर्डर चेक बताता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑर्डर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को या उसके ऑर्डर पर ही पेमेंट के लिए वैलिड होता है। इसका पेमेंट किसी भी बियरर को नहीं किया जाता, ठीक है। ऑर्डर चेक मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन ओनली। बियरर चेक अ चेक पेबल टू अ पर्सन हु सो एवर बियर्स। देखो बियरर चेक का पेमेंट जिस पर्सन के पास चेक होगा बियरर, उसी को कर दिया जाता है। इसमें आइडेंटिटी वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं होता। ब्लैंक चेक एक्सेप्ट सिग्नेचर ऑल अदर कॉलम्स आर ब्लैंक। अब ब्लैंक चेक क्या होता है दोस्तों, ब्लैंक चेक में सिर्फ ड्रॉअर के सिग्नेचर होते हैं, ड्रॉअर जिसका अकाउंट होल्डर होता है, ये बात रखना। बाकी अमाउंट, डेट और पे नेम जैसे डिटेल्स ब्लैंक रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टेल चेक क्या होता है दोस्तों, विच इज़ मोर देन 3 months ओल्ड। स्टेल चेक वो होता है जो चेक इशू डेट से 3 month से ज़्यादा पुराना हो जाता है, उसे स्टेल चेक कहते हैं। ऐसे चेक बैंक पेमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं करता।
मल्टीलेटेड चेक के बारे में बात करते हैं, द चेक इज टोन इनटू 2 और मोर पीसेस। इसका ये मतलब होता है कि अगर चेक फट गया हो या दो या उससे ज़्यादा, मतलब एक या दो से ज़्यादा पीसेस में टूट गया हो या फिर फट गया हो, ऐसा समझ सकते हो, तो उसे मल्टीलेटेड चेक कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट डेटेड चेक, अ चेक डेट बियर्स अ डेट लेटर देन द डेट ऑफ इशू। अब इसका ये मतलब होता है कि पोस्ट डेटेड चेक पर फ्यूचर डेट लिखी होती है, इसका पेमेंट उसी फ्यूचर डेट के बाद ही किया जाता है। ओके, अब बात करेंगे ओपन चेक फिर क्रॉस चेक। तो ओपन चेक, चेक विच हैज़ नॉट बीन क्रॉस्ड। देखो ओपन चेक का ये मतलब होता है कि इस पर क्रॉसिंग नहीं होती, ओपन चेक पर क्रॉसिंग नहीं होती, इसलिए इसका पेमेंट काउंटर पर कैश में भी लिया जा सकता है। लास्ट बात करेंगे क्रॉस चेक, चेक विच कैरीज टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक। तो इसका ये मतलब होगा क्रॉस चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइंस बनी होती है। दो पैरेलल लाइंस कैसी होती है दोस्तों? ऐसी दो पैरेलल लाइंस बनी होती है, और इस चेक के पेमेंट कैश में नहीं बल्कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये था पूरा टर्म। आगे बात करते हैं, ये क्या आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं MICR कोड के बारे में। मतलब टोटल 9 तक जाएगा। MICR कोड है, फिर टाइप्स क्रॉसिंग आएगा, फिर डिमांड ड्राफ्ट चेक आएगा, लास्ट में CTS आएगा, बस फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ डेली कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इन सबको पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत क्लोज है, मेंस बहुत जल्दी आ जाता है। MIR कोड ऑन चेक के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और हाँ चलो थोड़ा सा एक बार ऊपर वाला रिवीजन और कर लेते हैं फटाफट। इसके एक मैं फटाक से रिवीजन करवा देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ऑर्डर चेक, स्पेसिफिक पर्सन। बियरर चेक, हुज एवर होल्ड इट। ब्लैंक चेक में क्या रहता है? ओनली सिग्नेचर। स्टेल चेक मोर देन 3 मंथ्स पुराना हो तो। मल्टीलेटेड चेक, टोन चेक। पोस्ट डेटेड चेक फ्यूचर डेट पे रहती है। ओपन चेक नो क्रॉसिंग, और क्रॉस चेक में लाइंस लाइक अभी मैंने बताया था ना, ये वाली लाइंस रहती है, 2 पैरेलल के नीचे मैंने लिखा था, वही लाइंस रहती है, पैरेलल लाइंस। ओके, गॉट इट, समझ गए? अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। MIR कोड ऑन चेक के बारे में बात करते हैं। देखो इट इज़ अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR का फुल फॉर्म पता चल गया। ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो चेक को मशीन से क्विकली और एक्यूरेटली रीड करने के लिए होता है। ठीक है, इट हैज़ अ 9 डिजिट कोड। इसमें 9 डिजिट का एक 9 डिजिट होते हैं जो हर चेक पर प्रिंट होता है। ठीक है, याद रखना MICR के कितने डिजिट कोड होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। पहले के 3 डिजिट में सिटी डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद के 3 डिजिट में नेम ऑफ द बैंक होता है, लास्ट के 3 डिजिट में लोकल लोकेशन ऑफ ब्रांच और ब्रांच नेम होता है। जैसे तुम देखो स्टार्टिंग के 3 में क्या है आपको? सिटी डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट 3 में आपको क्या दिख रहा है? ICICI मतलब नेम ऑफ द बैंक है, और लास्ट में 052 इट मीन्स लोकेशन ऑफ ब्रांच या ब्रांच नेम है, तो रोहित नगर ब्रांच होगी ये। ठीक है, तो ये था प्रॉपर टर्म। ओके, अब आगे बात करते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक्स पे अपन आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्रॉसिंग ऑफ चेक पढ़ेंगे। दिस इज अ प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ द चेक फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ रॉन्ग और ऑथोराइज पार्टीज, हैंस क्रॉसिंग इज रिक्वायर्ड। देखो इसका ये मतलब है चेक पर क्रॉसिंग इसलिए की जाती है ताकि चेक किसी गलत या अनऑथोराइज पर्सन के हाथ ना लग जाए और पेमेंट जो हो वो सेफली हो। इफ द चेक इज क्रॉस डायरेक्टली टू द बैंक, नॉट टू पे अक्रॉस द काउंटर इन द कैश बट शुड बी पेड टू द अकाउंट होल्डर ओनली। अब इसका ये मतलब है अगर चेक क्रॉस चेक है तो बैंक कैश पेमेंट काउंटर पर नहीं करेगा, पेमेंट सिर्फ बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स पढ़ते हैं। देखो 4 प्रकार की होती हैं ये, जनरल, स्पेशल, रेस्ट्रिक्टिव और नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो पहले पढ़ते हैं जनरल क्रॉसिंग के बारे में। ठीक है, मैं डायरेक्ट पढ़ाता हुआ चलता हूँ। जनरल क्रॉसिंग बेटा वो होती है लाइक जनरल क्रॉसिंग में चेक के फ्रंट पर 2 पैरेलल लाइंस बनी होती हैं। कैसी 2 पैरेलल लाइंस होती है? ये वाली 2 पैरेलल लाइंस बनी होती है। इस चेक का पेमेंट सिर्फ अकाउंट में ही होता है। बात करते हैं स्पेशल वाले की। तो स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है दोस्तों? स्पेशल क्रॉसिंग में 2 पैरेलल लाइंस के साथ किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम भी लिखा होता है, पेमेंट सिर्फ उसी बैंक के थ्रू होता है। बात करेंगे रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के बारे में दोस्तों। तो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होता है कि बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि चेक का अमाउंट सिर्फ पेई के अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जब चेक पर 2 पैरेलल लाइंस के बीच नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है तो उसे नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग कहते हैं, जिसमें चेक ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन ट्रांसफ़र को ओरिजिनल
होल्डर से ज़्यादा लीगल राइट्स नहीं मिलती, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, आगे हम आ गए हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ। एंडोर्समेंट मीन्स अ सिग्नेचर ऑफ द होल्डर इट इंडिविजुअली हु हैज़ लॉफुली रिसीव्ड पोसेशन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट। इसका ये मतलब है कि एंडोर्समेंट का देखो ये मतलब होता है कि चेक के पीछे होल्डर का सिग्नेचर करना, ताकि चेक का ओनरशिप या पेमेंट का राइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सके। द सिग्नेचर ऑफ एंड मैसेज ऑन द बैक ऑफ अ चेक टू ईदर कैश इट, डिपॉजिट इट और हैंड ओवर द राइट्स ऑफ द चेक टू समवन एल्स। इसका ये मतलब होता है चेक के बैक साइड पर सिग्नेचर या इंस्ट्रक्शन लिखकर चेक को कैश करना, अकाउंट में डिपॉजिट करना या किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर क्रॉसिंग ऑफ चेक और इंडोर्समेंट ऑफ चेक, हमने दोनों पढ़ लिए। आगे चलते हैं, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके चलना दोस्तों। अब हम लास्ट सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डीमेट ड्राफ्ट और चेक के बारे में, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक, सॉरी गाइस, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बारे में स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय अ बैंक और अनदर बैंक और बाय इटसेल्फ टू इट्स अदर ब्रांच टू पे द थर्ड पार्टी। इसका क्या मतलब होता है कि डिमांड ड्राफ्ट डीडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो बैंक किसी दूसरे बैंक या अपनी ही ब्रांच के नाम इशू करता है ताकि थर्ड पार्टी को पेमेंट की जा सके। इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो डिमांड ड्राफ्ट का नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। कब? 1981 में, सॉरी 1881 में दोस्तों। ड्यू टू इट्स नेचर इट इज़ क्लासिफाइड अंडर द बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो डिमांड ड्राफ्ट की नेचर बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी होती है, इसलिए इसे बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। डिमांड ड्राफ्ट अलॉन्ग विद चेक्स आर कॉमनली यूज्ड बाय द कस्टमर ऑफ बैंक्स। बैंक कस्टमर्स पेमेंट करने के लिए चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों का यूज करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद से आपको डिफरेंस बिटवीन दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन आप देखना। ओके, डिफरेंस बिटवीन मैं पढ़ा ही देता हूँ। ओके, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो पहले चेक के बारे में हम पढ़ते हैं। द ड्रॉअर इज एन इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर। देखो चेक में ड्रॉअर एक इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर होता है। डिमांड ड्राफ्ट द ड्रॉअर इज नॉर्मली अ शेड्यूल्ड बैंक। देखो इसका ये मतलब है कि डिमांड ड्राफ्ट में ड्रॉअर बैंक खुद होता है, इसलिए डीडी बैंक इशू करता है। चेक के बारे में बात करेंगे। नो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट। चेक में पेमेंट की 100% गारंटी नहीं होती क्योंकि अकाउंट में बैलेंस कम हो सकता है। पेमेंट रेट सर्टेन लिखा है यहाँ पर, इसका ये मतलब है डिमांड ड्राफ्ट में पेमेंट सर्टेन गारंटेड होती है क्योंकि बैंक पहले ही अमाउंट रिसीव कर लेता है। द ड्रॉअर कैन स्टॉप इट बाय इशूइंग एन ऑर्डर। चेक इशू करने के बाद ड्रॉअर बैंक को स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। नो वन कैन स्टॉप इट। डिमांड ड्राफ्ट इशू होने के बाद इसे नॉर्मली स्टॉप नहीं किया जा सकता क्योंकि बैंक पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका होता है। लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन इन एनआई एक्ट 1881। इसका ये मतलब है कि चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनआई का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, सॉरी चेक को नेगोशिएबल 1881 में क्लियरली डिफाइन किया गया था। यहाँ पर लिखा है नॉट डिफाइन इन एनआई एक्ट 1881। इसका ये मतलब है डिमांड ड्राफ्ट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन नहीं किया गया था। चेक को डिफाइन किया गया था, डिमांड ड्राफ्ट को डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक होगा हमारा सीटीएस, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे सीटीएस 2010। अब ये क्या चीज़ है? तो देखो इट इज़ चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम 2010। सीटीएस का फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है। ये सिस्टम को 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि चेक क्लियरिंग प्रोसेस को फास्ट और सिक्योर बनाया जा सके, ठीक है। ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द फिजिकल चेक। अब इसका ये मतलब है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फिजिकल चेक को एक पॉइंट के बाद आगे भेजना बंद कर देना, उसके बाद चेक की इमेज का यूज़ किया जाता है। The physical instrument will be truncated at some point en route to the ड्रॉई branch and it will be verified digitally। अब इसका ये मतलब है चेक को ड्रॉई बैंक तक फिजिकल भेजने की जगह उसकी डिजिटल इमेज स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया जाता है। लास्ट, हैंस द नीड टू मूव द चेक फिजिकली विल बी एलिमिनेटेड। देखो सीटीएस की वजह से चेक को फिजिकली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे चेक क्लियरिंग फास्ट, सेफ और सिक्योर हो जाती है।
ठीक है। तो ये था, आज हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट करा, जिसमें हमने आपको क्या पढ़ाया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। और इस चैप्टर में हमने पूरा एक्ट समझा, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, चेक के टाइप्स, MICR कोड, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट और लास्ट में CTS 2010 जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो देखो इस बार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो बेहतर लगे वो करना। और कुछ भी प्रॉब्लम लगती है जो भी मैंने पढ़ाया तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर्टिकुलर सेक्शन का एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है। और प्रॉपर तरह से स्क्रीनशॉट लेके रखो, उससे आपको अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ना समझ में आए तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि आपके पास एक प्रॉपर इजी एग्जाम एनालिसिस नोट रेडी है। ठीक है। और यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर 7 था। ओके। तो देखो चैप्टर 7 हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 में कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस के बारे में प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जल्द से जल्द हम पूरे सिलेबस को, बैंकिंग स्टैटिस्टिक बैंकिंग अवेयरनेस के पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखो। शम तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।